हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 25 में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक हैंडलिंग, ये सारे काम तो हैं ही। साथ में मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर में मेमोरी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, इस पर भी हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी सिस्टम यूजर को क्या होता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा है लार्ज साइज। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेमोरी हमारे पास अवेलेबल हो। दूसरा, एक्सेस टाइम। और तीसरा टर्म है कॉस्ट। तो साइज हमको कितना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एक्सेस टाइम हमको क्या चाहिए? कम चाहिए। और कॉस्ट भी हमें क्या चाहिए? कम होना चाहिए। जब भी हम कंप्यूटर में मेमोरी के इस्तेमाल की बात करते हैं तो हमको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास मेमोरी बड़ा से बड़ा साइज का होना चाहिए। एक्सेस टाइम, चूँकि हम जानते हैं कि CPU रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो मेमोरी में स्वाभाविक तौर पर हमको रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो रीड राइट ऑपरेशन में जितना कम समय लगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर आज के डेट में अगर 4.7 गीगाहर्ट्ज़ का है तो हमको मेमोरी भी तो कायदे से 4.7 गीगाहर्ट्ज़ का हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इतने 4.7 गीगाहर्ट्ज़ का मेमोरी अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका कॉस्ट बहुत अधिक होगा। तो जैसे हमको एक्सेस टाइम कम चाहिए तो कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कॉस्ट भी हमको कम रखना है। ये तीनों ही टर्म बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि बड़ा से बड़ा साइज हो। स्वाभाविक अगर साइज बड़ा होगा तो एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें सर्च करने में हमको आइटम को सर्च करना होगा। अब बड़े साइज के मेमोरी में किसी एलिमेंट को खोजना होगा तो उसमें अलग तरह की टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। एक्सेस टाइम तो लगेगा ही, पूरे मेमोरी को हमको सर्च करना पड़ेगा, किसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा, वहाँ से डेटा लाना होगा। तो साइज अगर बड़ा है तो अगर एक्सेस टाइम बड़ा होता तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि साइज बड़ा होना चाहिए, एक्सेस टाइम कम होना चाहिए। एक्सेस टाइम कम रखने के लिए हमको साइज छोटा रखना पड़ेगा, और साइज अगर बड़ा है तो एक्सेस टाइम निश्चित रूप से बड़ा अधिक हो जाएगा। और इन दोनों के साथ कॉस्ट को भी अगर हम जोड़ दें तो पर बिट स्टोरेज जो कॉस्ट है वो भी हम चाहते हैं कम हो। ये तो कंप्लीट कॉमर्शियल मैटर है भाई, हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं बियर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 10,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदें और उसमें 10,000 का मेमोरी लगा दें। तो कॉस्ट भी कम होना चाहिए। अब इस बात का समाधान कैसे निकाला गया कंप्यूटर में? मैन्युफैक्चरर ने निकाला कि देखिए, हमको एक्सेस टाइम अगर कम चाहिए तो साइज को छोटा रखें हम। तो साइज को छोटा रखेंगे तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड ही नहीं हो सकते। हमको तो कंप्यूटर में आज के डेट में हमें तो प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में स्टोर करके रख लें। अब तो वीडियो का ज़माना है, ऑनलाइन सब कुछ काम हो रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में ही स्टोर हो जाए। तो अगर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना भी ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टोर करना है हमको, तो हमको स्पेस बढ़ा करना होगा। स्पेस जो ही बड़ा करते हैं साइज छोटा हो जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका हमने ढूंढा कि ठीक है,
हमको मेमोरी का साइज भी बड़ा रखेंगे और एक्सेस टाइम भी लो रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेस टाइम लो होना चाहिए किसके लिए, प्रोसेस के लिए, प्रोग्राम के लिए। जितने भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रखे गए सबको तो एक्सेस हम एक साथ करते नहीं हैं, हम किसी एक पार्टिकुलर प्रोग्राम को रन करते हैं मशीन में। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर लोड कर रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो बहुत सारे, वो तो एक सूट है, उसमें एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, दूसरे एप्लीकेशन भी हैं, फ्रंट पेज भी है। अब बताइए क्या सारा एप्लीकेशन भी एक साथ रन करते हैं? नहीं, हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशन कंप्यूटर में होने चाहिए, लेकिन एट ए टाइम जब हम रन कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हमको कम से कम हाई स्पीड मेमोरी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसका रास्ता हमने कैसे बनाया? हमने 3 टायर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बोले कि ठीक है, हम लार्ज साइज का मेमोरी रखेंगे और वो हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में हमने बनाया, HDD। अब हार्ड डिस्क ड्राइव क्या करेगा? इसकी साइज बहुत अधिक है, इनकी साइज हम रखते हैं 1 TB, टेराबाइट आप समझ रहे हैं, टेरा मीन्स 10⁻12। अब वो इतना बड़ा साइज है कि उसको एक्सेस करने में तो स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसको हम बैकअप स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइज है, हाँ एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने रास्ता बनाया कि क्यों नहीं उसके आगे एक और मेमोरी लगाया जाए, रैम मेमोरी। तो रैम मेमोरी जब हमने लगाया तो इसकी साइज़ कम हो गई। रैम, अब जैसे देखिए, मान लेते हैं हम आज के डेट में अगर सिस्टम की बात करें, स्टैंडर्ड सिस्टम 4 GB रैम लगाते हैं, तो ये 1 टेराबाइट है, यहाँ पर 4 GB की बात हो रही है। स्वाभाविक है कि आप कैपेसिटी को अगर गौर से देखें, लगभग 256 टाइम स्पेस छोटा है। स्पेस छोटा करने के साथ ही एक्सेस टाइम इसका बढ़ गया। इसमें बहुत स्लो चल रहा था, यहाँ पर एक्सेस टाइम बढ़ गया। और आर्किटेक्चर में अगर आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम जानते हैं कि इसके आगे हम कैश मेमोरी भी लगाते हैं। कैश मेमोरी और भी छोटे साइज का होगा। कैश मेमोरी अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दें तो इस कैश मेमोरी की बात अगर की जाए तो फिर हम CPU को कैश के थ्रू जोड़ेंगे, और ये अगर कैश मेमोरी है, इसकी साइज की बात करें तो हम बोलते हैं कि ठीक है 256 MB आप ले लो। तो अब आप सोचिए कि उससे कितना नीचे हम चले आए, 16 टाइम और छोटा कर लिया साइज हमने। लेकिन 16 टाइम्स अगर कैपेसिटी को हमने कम किया तो स्वाभाविक है कि हमारा स्पीड, ये अगर मिली सेकेंड में काम कर रहा है तो ये नैनो सेकेंड में काम कर रहा है, और ये पिको सेकेंड में चला जाएगा। हम मान के चलेंगे कि ये 4.7 गीगाहर्ट्ज का है तो ठीक है, ये 2 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा इसकी स्पीड। हम कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से काउंट कर रहे हैं। ये 4.7 गीगाहर्ट्ज है तो 2 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा, ये 1 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा। और ये तो मिली हर्ट्ज की बात कीजिए। तो आप देखिए, हम कैपेसिटी कम करते गए, हमारा एक्सेस स्पीड बढ़ता चला गया, स्पीड हमने बढ़ा लिया। अब सवाल है कि ये तो आर्किटेक्चर में हमको पढ़ना कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, मदरबोर्ड का, कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग कैसे होगी, कंप्यूटर को कैसे हम व्यवस्थित करेंगे। लेकिन अभी हमें जो बात करनी है इसमें हम कैश मेमोरी की बात अभी नहीं करें। ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है मेमोरी के मैनेजमेंट में। अब मान लेते हैं कि हमने 4 GB का स्पेस रखा है रैम मेमोरी, और कंप्यूटर के CPU को हमने बता दिया है कि हमारे पास 4 GB हाई स्पीड मेमोरी है, इसी में आपको काम करना है। और हमारे हार्ड डिस्क में बहुत बड़े बड़े साइज के
एप्लीकेशन है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 GB का कोई प्रोग्राम है, तो यहाँ पर 3 GB का एप्लीकेशन हम लगा दिए, मतलब प्रोसेस। अब एक प्रोसेस को हमने डाल दिया, इस प्रोसेस को जब डाल दिए तो 1 GB का स्पेस हमारे पास खाली रह गया। और मान लेते हैं ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो हमारे पास 1 GB का हो, अलग अलग साइज के प्रोसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर देखें, अभी हम ये मान के चलें कि हम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग मोड में काम कर रहे हैं। एक ही यूजर काम कर सकता है, यूजर मीन्स प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम काम कर रहा है और एक समय में एक ही काम कर रहा है, और वो एक प्रोसेस आ गया। लेकिन जब ये प्रोसेस मशीन में आता है तो प्रोसेस सीधे सीपीयू से रन होकर के आउटपुट दे देता है, ऐसी बात नहीं है। हम आप प्रोग्राम बनाते हैं, हम आप जानते हैं कि जब भी एक सी के प्रोग्राम की बात करें, मान लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने का आपने प्रोग्राम बनाया है, तो जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो आपसे इनपुट मांगेगा, पहला नंबर दीजिए, दूसरा नंबर दीजिए, तभी तो ऐड करेगा। वो प्रोग्राम तो एडिशन का है, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में इस सीपीयू को आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं? आईओ डिवाइस से इंटरैक्ट करना पड़ रहा है। आईओ डिवाइस तो इससे भी बहुत स्लो होगा, क्यों? तो डायरेक्ट यूजर से लिंक्ड है। किसी फाइल को प्रिंट करने का ऑर्डर दे दें आप, किसी वेरिएबल के लिए डेटा इनपुट से मांग ले, तो यूजर तो बड़े आराम से डेटा देगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 5, हम टाइप करेंगे तब हो जाएगा। अब समस्या देखिए क्या होती है कि जब यूजर के डायरेक्ट इंटरेक्शन से आप प्रोग्राम बना रहे हैं और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा 70% आईओ बेस्ड है और सीपीयू बेस्ड मतलब 30% ऑपरेशन है। पूरे प्रोग्राम में 30% सीपीयू का काम है और 70% वो आईओ ऑपरेशन में समय बर्बाद कर रहा है। तो सीपीयू की इफिशियंसी तो 30% हो गई पूरे प्रोग्राम को रन करने में, और 70% तक वो वेट करता रहा आईओ ऑपरेशन के लिए। अब जब ये ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है, उस समय कोई दूसरा काम आप ले सकते हैं क्या? सिंगल टास्किंग है, एक ही टास्क करना है, दूसरा तो आप डाल नहीं सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए हमने क्या किया, इस मेमोरी में कोशिश किया कि क्यों ना अगर P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेसर भी अगर मेमोरी में एडजस्ट हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। जिस 70% में ये आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है इसमें भी 30% सीपीयू टाइम हो, तो उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब सीपीयू 30% काम करने के बाद वेट नहीं करेगा, बल्कि दूसरे प्रोसेस को प्रोसेस करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो ही 1 से 2 प्रोसेस हम अगर रैम में ले लाएं तो हमारा परफॉर्मेंस सीपीयू का बढ़ जाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। अब अगर तीसरा प्रोग्राम ले लाएं तो और भी यूटिलाइज होने लगेगा सीपीयू, और हमारा काम भी तेजी से निकलेगा। 2-3 प्रोग्राम को एक साथ हम रन कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस मेन मेमोरी की पार्टीशनिंग करनी होगी, इस मेन मेमोरी को मैनेज करना होगा, और ना सिर्फ इस रैम में को मैनेज करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ से यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। जिस प्रोसेस की ज़रूरत है उसको यहाँ लेकर के आएंगे, फिर जिसका काम उसको हटाएंगे, जिसका टर्म पूरा हो गया, मान लेते हैं P2 का काम पूरा हो गया, तो P3 को लेके आएंगे, P3 को प्रोसेस कराएंगे। आखिर ये काम कौन करेगा? ये तो फिजिकली हमने मेमोरी लगा दिया। यहीं पे रोल शुरू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट का। बात समझ में आई?
मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के मैनेजमेंट में मेमोरी कितना फिजिकल हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, वो डिमांड नहीं करेगा किसी यूजर को। अब हमने कंप्यूटर खरीदा है, अगर हमने 4 GB के बदले 1 GB रैम लगा रखा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि जब विंडो ऑन करेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं भाई ये 1 GB और दीजिए तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, मिनिमम उनका रिक्वायरमेंट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को मशीन में रन करने के लिए 1 GB मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम हमने दे दिया। लेकिन हमारा प्रोग्राम अब मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें अधिक से अधिक प्रोग्राम लाया जा सके, उसके लिए तो मेमोरी का साइज बड़ा रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्रोग्रामर या कंप्यूटर ऑपरेटर अब इसमें मेमोरी के डिमांड को पूरा तो नहीं करेगा, वो तो कंप्यूटर में ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब उसी मेमोरी में जो भी फिजिकल हमारे पास, अगर 4 GB हमने लगा रखे हैं, तो प्रोग्राम का साइज क्या है, प्रोग्राम कितने हैं, कितना मल्टीटास्क प्रोग्रामिंग की बात हम करते हैं, ये सब कॉन्टेक्स्ट तो यूजर डिमांड तो करता है ऑपरेशन प्रोसेसर से। तो भाई ये मल्टी प्रोग्रामिंग मोड में काम कीजिए, 5 प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं, हमने इंटरनेट खोल रखा है, हमको अलग अलग टैब खोलने हैं, एक से जीमेल को एक्सेस कर रहे हैं, एक से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, एक से यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह का काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो मल्टीटास्किंग मोड हो गया। आज का कंप्यूटर तो मल्टीटास्किंग मोड है। तो मल्टीटास्किंग में जितने भी प्रोसेस काम करेंगे, सीपीयू कभी भी सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं जाएगा। सीपीयू तो डायरेक्ट अपने रैम मेमोरी में जुड़ा हुआ है, वो रैम से ही डिमांड करेगा प्रोसेस और उसके डेटा को। तो अगर प्रोसेस और उसके डेटा को आप रैम से डिमांड कर रहे हैं तो इस जो स्पेस है, इस स्पेस का मैनेजमेंट प्रॉपर वे में ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट है। अब जरा देखें कि इस प्रोसेस के दौरान और क्या क्या होता है। अब हम इसको पहले इस पूरे मेमोरी स्पेस को हम थोड़ा क्लियर कर लें ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए इस मेमोरी के मैनेजमेंट का तरीका क्या होना चाहिए। हमने कंप्यूटर लगा रखा है, सीपीयू है, इस सीपीयू के साथ रैम भी लगा रखा है, और इन सब के ऊपर मैनेजमेंट के लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रखा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी को मैनेज कैसे करेगा? तो हमारा रिक्वायरमेंट है मल्टी प्रोग्रामिंग, ये तो क्लियर हो गया। एक से अधिक प्रोग्राम हम चाहते हैं मशीन रन करे, आज की रियलिटी है, इसके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते कि एक समय में एक ही प्रोग्राम रन करे, तब तो कंप्यूटर हमारा चल चुका। अब इस स्पेस का मैनेजमेंट कैसे हो? तो सबसे पहला व्यवस्था है कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहता है कि हम मेमोरी का एलोकेशन तो करेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए। मान लेते हैं ये P1 प्रोसेस है, P2 है, P3 है, P4 है, एंड सो ऑन Pn प्रोसेसर्स। अब हम इसको प्रोसेस नहीं करके आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि हमारे पास n प्रोग्राम हैं हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज में। अब एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारी इच्छा हुई कि हम 2-3 प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो दोनों तीनों प्रोग्राम को मेमोरी में लेके आएंगे। तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप ये मान लें कि हर मेमोरी में सबसे पहला जो कुछ एरिया है, कुछ एरिया निश्चित रूप से रिजर्व रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए कुछ रिजर्व रखता है, जिसमें डिवाइस की ड्राइवर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एसेंशियल कमांड हैं उनका डिफिनीशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास होता है। मतलब अगर आप 4 GB रैम लेते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 256 MB स्पेस ये एक्वायर करता है। तो इतना स्पेस तो अब हमारे पास बच गया।
अब इस स्पेस को सबसे सिंपल तरीका है, कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब है कि हम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को हम यहाँ लाना चाहेंगे, लेकिन प्रोग्राम लाने का भी एक लिमिट होगा। ऐसा तो नहीं है कि मेमोरी से ज़्यादा स्पेस है, स्पेस तो इतना ही है आपको। अब स्पेस मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, लेकिन इस स्पेस के मैनेजमेंट का क्या क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहला है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, लगातार हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। और एक साथ अगर मेमोरी के एलोकेशन की बात होगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि ठीक है, हमारे पास 4 ब्लॉक हैं और ये चारों ब्लॉक फिक्स हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको अब ऐसा कर लेते हैं, हम 1 GB स्पेस ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने खर्च किया यहाँ, और यहाँ पर 4 GB है। तब हमारे पास कितना बचा? अगर हमारे पास 4 प्रोसेस है तो अब तो 3 ही GB स्पेस है हमारे पास। इसका मतलब है कि 7.5 GB, 7.5 नहीं हम बोलेंगे, हम इसको बोल देते हैं करीब करीब ये हो जाएगा 512 और 256, 8, 6 और 7, तो 768 MB, 768 MB, 768 MB और 768 MB, इतना स्पेस है हमारे पास। और यहाँ भी हम थोड़ा छोटा छोटा प्रोसेस कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। इतना बड़ा प्रोसेस तो आएगा ही नहीं, हमारे पास मेमोरी ही नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 320, 240, 250 ये सारे MB हैं, मेगाबाइट में है। तो अब ज़रा इनका एलोकेशन आप देखें कि प्रोसेस P1 को हम एलोकेट कर रहे हैं स्पेस, ये फिक्स पार्टीशन मतलब सबको बराबर बराबर 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन यहाँ प्रोसेस तो हमारा प्रोग्राम तो मेमोरी के साइज से बनाया नहीं गया है। प्रोग्राम बड़ा हो सकता है, प्रोग्राम छोटा हो सकता है। अब ज़रा देखिए कि इस 320 को यहाँ हम देते हैं तो इसमें कुछ इतना ये स्पेस ये वैकेट हो जाता है। अगर प्रोसेस 2 की बात करें 240 तो इसमें तो और भी स्पेस कम चाहिए। 3 की बात करें तो इसमें सिर्फ इतना ही स्पेस यूज करें, इतना स्पेस हमारा बर्बाद जा रहा है। और यहाँ की तो बात ही नहीं करनी है, अगर P4 की हम बात करें तो सिर्फ इतना ही स्पेस आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारा स्पेस फ्री हो जा रहा है। अब देखिए पार्टीशन हमने पहले से कर रखा है, इस पार्टीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रोग्राम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी तो उसको इस्तेमाल करने के लिए देंगे ही, उससे छोटा आप पार्टीशन ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि पूरे ब्लॉक को हम एक प्रोसेस को एलोकेट करेंगे और हर प्रोसेस में यहाँ देखिए कि कुछ न कुछ मेमोरी हमारा बर्बाद जा रहा है। अगर हम कायदे से कहें तो आप देख सकते हैं कि 3 to 5 to 7 58 यहाँ नियर अबाउट 800 MB स्पेस का ये चारों प्रोसेस है। लेकिन इसने स्पेस कितना बर्बाद किया हमारे मेन मेमोरी में? 3 GB स्पेस है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट का जो टेक्निक है इसमें मात्र 800 MB के 4 प्रोसेस हैं। चूंकि एक होते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर एक ही 800 का होता तो 800 का तो कोई पार्टीशन नहीं, हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, क्योंकि
अब यहाँ पर यही समस्या आ रही है कि हम अगर मेमोरी पार्टीशन का साइज क्या रखें, हमें पता नहीं है कि हमारे प्रोसेस या प्रोग्राम का साइज क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में एलोकेशन कैसे आप करेंगे? अगर हम आपको बोल दें कि सारे मेमोरी को एक बराबर पार्टीशन में करें, अगर आप सिंगल पार्टीशन कर देते हैं तो बारी बारी से प्रोग्राम चलेगा, तो मल्टीटास्किंग टर्म ही खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम सीपीयू तो आज भी एक ही है, लेकिन अगर मल्टीटास्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग ये बताता है कि हम अपने मेमोरी में को कितने पार्टीशन में डिवाइड करके कितने सेपरेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अगर सिंगल प्रोग्राम रखें तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन घट जाता, पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। अगर अधिक प्रोसेस रखें तो हमारे साथ तो 2-3 समस्याएं आ रही हैं। पहला, कितना बड़ा साइज रखा जाए, क्योंकि पार्टीशन पहले से करना है, डिज़ाइनिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से करके रखेगा, तो उसको ये नहीं पता होगा कि कौन सा प्रोग्राम आप रन करेंगे। तो स्वाभाविक है अगर ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइज रखने की कोशिश की। हमने 4 पार्टीशन बनाया या हम 3 पार्टीशन बनाए। यहाँ पर हमने 4 पार्टीशन बनाया कि भाई 4 बराबर बराबर में रखे और हर प्रोग्राम हमारा 768 MB का होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि मैक्सिमम प्रोग्राम 760 के होंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं हो। तो बड़ा प्रोग्राम को तो अभी हम छोड़ देंगे, उसको तो हम रन भी नहीं कर सकते इसलिए, क्योंकि हमने पार्टीशन फिक्स रखा है, उससे बड़ा प्रोग्राम एक्सेस नहीं हो सकता। और जब प्रोग्राम आएगा ही नहीं तो एक्सेस कैसे करेंगे आप? लेकिन अगर छोटे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को आप ये तो नहीं कर सकते कि जो प्रोग्राम 320 MB का हो उसको हम बोलेंगे चूंकि हमारा पार्टीशन 768 का है तो आप उतना बड़ा प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम बोलेगा कि जितना का रिक्वायरमेंट हो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, आपके मेमोरी के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। मेमोरी के लिए तो प्रोग्राम लिखा नहीं जाएगा। प्रोग्राम तो हम बनाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हमारा प्रोग्राम अगर 320 मेगाबाइट का है तो हम क्यों एक्स्ट्रा स्पेस झूठ मूठ का बर्बाद करेंगे और कौन सी कोडिंग करेंगे उसमें? जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हमको अपने वर्क के एफिशिएंसी के आधार पर प्रोग्राम बनाने हैं। अनाप शनाप कुछ कोडिंग करने का मतलब तो बनता नहीं है प्रोग्राम में। तो प्रोग्रामर ने लिमिट कर दिया कि भाई हमारे पास ये प्रोग्राम है, अब आपके मेमोरी में मैनेजमेंट का जो भी हिसाब किताब वो आप रन कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम रन कर लेंगे। तो रन करने हम जब गए तो हर मेमोरी ब्लॉक में कुछ न कुछ स्पेस हमारे पास बर्बाद हो रहे हैं। और ये जो स्पेस बर्बाद हो रहा है इनके लिए हम टेक्निकल टर्म रखते हैं, और ये टेक्निकल टर्म है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इस टर्म को याद रखेंगे और क्वेश्चन में ये टर्म अक्सर यूज किया जाता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो फिक्स्ड साइज पार्टीशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि जिस साइज का हमने पार्टीशन बनाया है उस साइज का प्रोग्राम तो नहीं बना सकते, प्रोग्राम अपने हिसाब से बनेगा। निश्चित रूप से ये इंश्योर करेंगे हम प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम तभी मेमोरी में रन कर सकता है जब उस एलोकेटेड मेमोरी से छोटे साइज का हो। तो प्रोग्राम के साथ लिमिट कर दिया कि भाई इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाइएगा, इससे बड़ा प्रोग्राम बनाइएगा तो हमारे कंप्यूटर में रन नहीं करेगा। ये अपने आप अलग समस्या है, इसका समाधान आगे हम खोजेंगे। लेकिन अभी जो है हमने पहले बता दिया अपना पार्टीशन साइज कि इस साइज से छोटे छोटे प्रोग्राम आप रखें और उस प्रोग्राम को आप रन करें। लेकिन प्रोग्राम अगर साइज के आधार पर बनाया गया है तो एग्जैक्ट साइज का तो नहीं हो सकता, साइज से छोटा होगा। और हर मेमोरी ब्लॉक में कुछ न कुछ स्पेस बर्बाद हो रहा है, और स्पेस अलग अलग देखने में तो छोटे छोटे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखें कि 800 MB की चारों प्रोग्राम है और हम मेमोरी बर्बाद कर रहे हैं 3 GB। तो आप सोचिए कि 25% इस्तेमाल हो रहा है इफिशिएंट वे में मेमोरी पार्टीशन करने के बाद। तो इस लॉजिक को प्रैक्टिकली ये 60-70 के ज़माने में कंप्यूटर में हम यही व्यवस्था लगाते थे, क्योंकि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी एडवांस, हमारा लॉजिक एडवांस नहीं था। तो उसमें हमने कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में 2 तरीका रखा। पहला व्यवस्था हमने रखा फिक्स पार्टीशन, और दूसरा जो प्रोविज़न रखा वो वेरिएबल पार्टीशन का रखा। इस व्यवस्था की कमजोरी समझ में आ गई। तो हमने कहा कि नहीं भाई अब ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे, मेमोरी का एलोकेशन पार्टीशन के आधार पर नहीं होगा।
अब क्या हमने किया ज़रा देख लीजिए। हमने बोला कि ये पूरा मेमोरी आपके सामने है, ये मेमोरी 3 GB है, 1 GB तो हमारे यूज कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब ये 3 GB स्पेस जो है, इस 3 GB को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आप यूज कीजिए। ये व्यवस्था भी कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। तो वेरिएबल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि ठीक है, आप यहाँ वीडियो अब शुरू कीजिए यहाँ से, और 320 चाहिए तो 320 ले लीजिए, इसके बाद 240 चाहिए फिर 240 ले लीजिए, 200 चाहिए फिर 200 ले लीजिए, नेक्स्ट को मात्र 50 चाहिए था आप 50 ले लीजिए, और रेस्ट जो हमारा है 800 MB के बाद ये सारा स्पेस हमारा भी फ्री है। फ्री होने से फ़ायदा क्या हुआ? अब दो फायदे हो गए हमारे पास कि अगर कोई प्रोग्राम 1.5 GB का हो, अरे स्पेस यहाँ अभी करीब करीब 2.2 GB या 2 GB ही मान लें, तो इस प्रोग्राम को भी 1.5 GB को भी हम रन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो स्पेस अवेलेबल है। तो अब क्या होगा कि कितने बड़े साइज का प्रोग्राम रन किया जा सकता है, ये डिसीजन पहले करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ओवरऑल अगर 3 GB स्पेस है तो हम कम से कम 3 GB का सिंगल प्रोग्राम तो रन कर ही सकते हैं। पूरे मेमोरी को एक प्रोग्राम को हम दे देंगे, रन करेगा। और छोटे छोटे हम कितना रन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो अब हम प्रोसेस के दौरान डिसाइड कर लेंगे। मेमोरी का एलोकेशन करते चले जाएंगे, जितना ज़रूरत है उतना मेमोरी ले लो आप। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल पार्टीशन। ये भी कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का ही है, लेकिन ये वेरिएबल पार्टीशन है। तो उससे तो थोड़ा सा एडवांस हमने अप्रोच अपनाया वेरिएबल पार्टीशन का। लेकिन वेरिएबल पार्टीशन में भी प्रॉब्लम है। वेरिएबल पार्टीशन में प्रॉब्लम क्या है, ज़रा सा देखिए कि प्रोग्राम हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग मोड में चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 प्रोग्राम हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम आया, एग्जीक्यूट हुआ, और 50-60 साइकिल के बाद वो टर्मिनेट हो गया कि भाई हमारा काम हो गया, हम निकलते हैं, अब हमको CPU की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट हुआ, वो निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद ये प्रोग्राम भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर स्पेस है 240, जो स्पेस अभी खाली हुआ है ये फ्री है। फ्री कितना है? 240, और ये फ्री हुआ 50, दोनों मिला के हो गए 290 MB। ये बात समझ में आ रही है? 3 प्रोग्राम अभी हमारे रन कर रहे हैं, लेकिन 2 प्रोग्राम हमारे पास फ्री हुए, और ये 2 प्रोग्राम जो फ्री हुए इनका टोटल स्पेस है 290 MB। और एक प्रोसेस हमारे पास आ जाए 260 MB का, क्या इस प्रोसेस को एलोकेट कर पाएंगे? आंसर है नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास फ्री स्पेस तो है, 200 भी, 240 भी है और 50 भी है, लेकिन 260 एक जगह नहीं है। क्योंकि पार्टीशन तो हमने बांट दिया, तब तो यहाँ पर जो इस प्रोसेस को एलोकेट किया तो वो प्रोसेस निकल गया। अब ये यूज स्पेस फ्री है, लेकिन एलोकेट ही नहीं कर सकते क्योंकि जो रिक्वायरमेंट हमारे साइज का वो नहीं है। तो पिछले वाले में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का टर्म अलग था, वहाँ फिक्स पार्टीशन था, जितना प्रोग्राम बनाया रेस्ट बच जाता था। यहाँ पर फिक्स पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन तो अलग अलग हमने किया, लेकिन मेमोरी अलग अलग टाइम में एग्जीक्यूट हुआ, अलग अलग टाइम में रन किया। अलग अलग टाइम में रन किया तो फॉर कुछ समय के बाद प्रोसेस आते गए, निकलते गए। अब प्रोसेस हमारे पास 240 और 250 290 MB स्पेस अभी खाली है रैम में, लेकिन 260 को हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ ये है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
तो इस वीडियो का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हमने साइज़, एक्सेस टाइम और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी स्टोरेज तो लगा लिया बड़े साइज़ का, लेकिन उनका कॉस्ट भले ही कम हुआ, एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ, पेनल्टी लगने लगा, बहुत स्लो हो गया सिस्टम के स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हमने रैम मेमोरी का इस्तेमाल किया। इस रैम मेमोरी को दो तरीके से डिवीज़न हमने किया। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में पहले फिक्स्ड रखा। फिक्स्ड में क्या था कि जो एक बार फिक्स कर दिए उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अब जब बदलाव नहीं हो सकता है तो जो फिक्स साइज है उससे छोटे साइज के ही प्रोसेस रन कर सकते थे, और उस छोटे साइज से अगर उसके पार्टीशन साइज से छोटे कोई भी प्रोसेस को हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक में प्रोसेस के लिए लाते थे फॉर द रन टाइम, तो रेस्ट जो स्पेस उस पार्टीशन में बचता था वो बेकार हो जाता था, जिसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहें। क्योंकि पार्टीशन हमारा फिक्स है, उसको तो बदल नहीं सकते, चाहे छोटा आप प्रोसेस रखें या फुल पार्टीशन के साइज के रखें। पार्टीशन साइज से बड़ा तो प्रोग्राम ही नहीं रन करता था। अब बड़े प्रोग्राम को रन करने का कॉन्सेप्ट तो हमने ढूंढा, लेकिन हमने वेरिएबल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट लगाया। वेरिएबल पार्टीशन में अलग अलग प्रोसेस जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा मेमोरी हम देंगे। मेमोरी पूरा स्क्रैच पैड एरिया होगा, जिसको जितना ज़रूरत है हम देते चले जाएंगे। प्रोसेस आएंगे, रन करेंगे, निकलते जाएंगे, दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ गई कि अगर छोटे छोटे प्रोसेस बीच में आए, एग्जीक्यूट होके चले गए, सबको मिला के साइज तो है, लेकिन किसी एक लोकेशन में अगर उससे बड़ा साइज का कोई प्रोसेस है, भले ही पूरे मेमोरी में उतना स्पेस खाली हो, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इससे बचने के लिए बीच बीच में हम कॉम्पैक्शन, एक टर्म आता है कॉम्पैक्शन, कहता है कि ठीक है प्रोसेस जब रन कर रहे हैं बीच बीच में खाली है तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए प्रोग्राम को, एक जगह एलोकेट कर दीजिए मेमोरी, ताकि दूसरे प्रोग्राम को हम रन कर सकें। लेकिन हर समय तो ये काम नहीं किया जा सकता, बीच में जब टाइम हो तो हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बेहतर तरीका है कि इस इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ध्यान में रखना ही होगा जब भी हम कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का काम करेंगे। और ये व्यवस्था देखेगा कौन? मेमोरी अपने आप में तो प्रोग्राम बनाएगा नहीं मैनेजमेंट का, तो ये मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले अब किस प्रोसेस को कौन सा साइज एलोकेट करना, एलोकेशन, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनका डी एलोकेशन, प्रोसेस का मैनेजमेंट, उनको प्रॉपर टाइम में लाना, एक्सेस देना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल मेमोरी के मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करता है तो हम प्रोग्राम को रन करना पाने में बहुत दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके विषय में और डिटेल अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।